हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है आपको? कुछ क्या पढ़ा था? शायद अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो उनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ तो उसको शायद हमने डिस्कस किया था, यानी कि तुलना करने की कोशिश किया है, दोनों को समझने की, कंपैरेटिवली समझने की कोशिश किया था। तो आज हम थोड़ा अंबेडकर को ही पढ़ेंगे एक्चुअली में, सॉरी अंबेडकर ने गांधी जी को, सॉरी एक सेकंड। चलिए, तो गांधी जी के आइडिया के बारे में किस किस को कितना जानकारी आ गई है लगभग? कौन बताएगा? रानी किधर चली गई? अच्छा, कॉल है, ओके। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के बारे में, स्वराज पर गांधी जी के विचार, ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के विचार, ये पढ़ा है किसी ने? मैंने ऑनलाइन में भी पढ़ाया था। क्या? हाँ बताइए, स्वराज के बारे में बताइए, बोलिए। वेरी गुड। स्वराज में क्या गांधी जी के विचार हैं? स्वराज जो था वो भारत पूर्ण फ्रीडम चाहता था। स्वराज का मतलब ये था कि हमें पूरी तरीके से आजादी दी जाए। 1947 से पहले गांधी जी ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज के अंदर ये था कि जो भी रूल्स वगैरह बनेंगे उसमें सारे इंडियंस होंगे, एक भी ब्रिटिशर्स नहीं होगा। बट ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का एक कंडीशंस रखी थी कि हम तुम्हारे को फ्रीडम मतलब तुमको आजादी दे देंगे, पर उससे पहले जो संविधान बनना है उसके अंदर भी हम ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश इन्वॉल्व होंगे। बट स्वराज के अंदर ये था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसमें कोई ब्रिटिश नहीं होगा, सारे इंडियंस होंगे। तो ये स्वराज में कहा गया था 1947 में ही पूर्ण आजादी। शाबाश, क्या सही बोला? और इसी को ऐड करते हुए और कुछ कहना चाहेगा रानी? आप कौन बोलना चाहेगा? सोनाक्षी, वेरी गुड, बोलिए। सर, स्वराज ना मतलब गांधी जी ने दो लेवल्स पे बोला था, एक तो नेशनल लेवल पे और एक पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे तो ये था कि हमारी जो थी वो एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम अपने मतलब एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए कि हम अपने डिसीजंस खुद लें कंट्री लेवल पे। और अगर हम बात करें कहीं पे इंडिविजुअल लेवल पे, तो इंडिविजुअल पे ये था कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें और क्या बोलते हैं हम एथिक्स अच्छे राइटियसनेस के जो मार्ग पे जो है वो चले, मतलब खुद की आत्मा के ऊपर भी एक रूल, कि खुद के ऊपर भी एक रूल, सेल्फ रूल। और एक नेशनल लेवल पे जो था कि हम जो है कंट्री को अपने हिसाब से रूल करें, दैट इज स्वराज। स्वराज। रानी, आपका क्या विचार है? सर, स्वराज के विचार ये है कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो है सुई से लेके कार तक जो है हमारे देश में बनना चाहिए और हम ही उसका इस्तेमाल करेंगे। बाहर के जो भी विदेशी आइटम्स थे उनका उन्होंने बहिष्कार किया था और इसलिए उन्होंने चरखा भी एक बार लगाया था कि हम जो है खुद से अपने कपड़े वगैरह सब कुछ बनाते हैं। स्वराज का मतलब टोटली इंडिपेंडेंट, इंडियंस का ही सब कुछ होना चाहिए, ये मतलब है ना स्वराज का मतलब? यस सर। कि पूरा इंडिया के द्वारा ही मतलब रन होना चाहिए, इंडियन पीपल ही उसको रन करें, अंग्रेजों को यहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट करना है, अलग करना है, भैया आप यहाँ से जाइए, यही मतलब है स्वराज का। हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, इंडियंस लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उसके पूरे मशीनरी का इस्तेमाल कर, पॉलिटिकल मशीनरी है या हमारे पास जो कानून का इस्तेमाल करके हम प्रॉपरली अपना खुद का डेवलप खुद करेंगे। और वो अंग्रेज क्या कहते थे कि हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, यही कहते थे ना वो लोग, कि ये आप लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपके पास मॉडर्न थॉट्स नहीं है, हम आपको मॉडर्न थॉट्स दे रहे हैं। सर, कॉलोनियल हिस्टोरियन जो थे वो तो उनका तो आज भी मानना है कि ब्रिटिशर्स ना आते तो इंडिया में डेवलपमेंट ही ना आती। ये तो पहले अनसिविलाइज थे, उन्हें कौन बताया कि सबसे जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो इंडिया से ही आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इसमें ये डिबेट है एक्चुअली में, ये आपने भी क्वेश्चन किया, सही है, ये एक्चुअली में क्या है, डिबेट है। हम वो मतलब अंग्रेज जो थे पूरी दुनिया को ऐसा क्यों कहते थे कि भाई हम लोग आप लोगों को सिविलाइज करने के लिए आए, आप लोग सिविलाइज नहीं हैं, ऐसा क्यों उनके माइंड में बैठा हुआ था?
क्या कारण हो सकता है ये? उनको अपना वेस्टर्न कल्चर फैलाना था। हाँ और मतलब जो इंडिया था, अगर बेसिकली इंडिया के पर्पज से देखा जाए, इंडिया के अंदर कच्चा माल बहुत बड़े लेवल पे मिलता था, तो वो यहाँ से उनको सस्ता पड़ता था। इंपीरियलिज्म था एक्चुअली में, पढ़ा ना, साम्राज्यवाद है एक्चुअली में। वो अपने साम्राज्यवाद को छुपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी कह सकते हो। सिविलाइजेशन करने का तो यही मतलब था ना, वो अपने जैसे लोग बना देंगे तो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, एक तरह से उनके क्लर्क्स बन जाएंगे जो उनकी नौकरी करेंगे। हाँ उनका यही था। वो जो उन्होंने रेलगाड़ियां वगैरह बनाई वो हमारे यूज के लिए थोड़ी बनाई थी, वो तो उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सामान को। रेलवे, बिल्कुल करेक्ट, रेलवे बनाया उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए बनाया, क्योंकि उससे जल्दी माल आएगा, सप्लाई होगी और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे और इकोनॉमी जनरेट होगी। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मनी माइंडेड था। वो बात अलग है कि वो ये कहते हैं कि हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन अब सुधारने का अगर नियत है भी मान लो, लेकिन उसमें इकोनॉमी छुपी हुई है। क्या है, कोई भी दुनिया का हर आदमी ज़्यादातर क्या करता है, नॉर्मली अंग्रेजों की अगर पूरी फिलॉसफी को देखेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एकदम परोपकार के तौर पर काम करने के लिए आए थे ये भारत में? नहीं, परोपकार नहीं करना चाहता कोई भी, मैं नहीं मानता, मुझे तो नहीं लगता है कि परोपकार करने के लिए। करते हैं अपने मतलब सिविलाइजेशन वाले रीजन को वो जस्टिफाई करते हैं। हाँ, जस्टिफाई करते हैं। वो जस्टिफाई करके क्या करना चाहते हैं, अपनी इंपीरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है ना, अंदर जो छुपा हुआ है, जहाँ से पैसा आना है, उसको क्या करता है, छुपाता है कि हम आपको असभ्यों को सभ्य बनाते हैं। लेकिन ये बात तो थोड़ा सा एक वैलिड ज़रूर लगता है कि इन दी कंपैरिजन, औरों की कंपैरिजन इनका माइंड खुला हुआ था, लेकिन पैसा तो कमाना चाहता है, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे या रेशनलिज्म का इस्तेमाल करके, तो उसमें जो बदलाव भी आया भारत में, आया कि नहीं आया? उन्हीं उसी आइडिया से प्रभावित होकर तो क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय ने उनका पक्ष किया, नहीं तो राजा राम मोहन राय इनका पक्ष नहीं कर पाते। समझ में आया? एजुकेशन से बेसिकली बनाना तो क्लब्स खाते थे, लेकिन अब एजुकेशन आई है तो अवेयरनेस भी आएगी, सिर्फ उनके फायदे में थोड़ी। तो एजुकेशन तो एक पैराडॉक्स बन गई उनके लिए, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हमारे लिए काम करेंगे इसलिए हम वेस्टर्न एजुकेशन देते हैं। जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को मिली तो Correct. एक्सपोजर मिल गया वेस्टर्न कल्चर से कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ऐसे वाले जो लोग थे वो नहीं थे, अवेयर नहीं थे, इन वर्ड से वो अवेयर हो गए। वो चाहते थे कि अब हमारे में भी इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, वो डिमांड करने लगे। क्या बात है, देखो सोनाक्षी का माइंड कितना बहुत बढ़िया। सोनाक्षी है ना अपना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया इसने, बहुत गजब का, नॉर्मली नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन है। कि अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई इनको हम शिक्षा देंगे। शिक्षा ऐसा हो सकता है कि उनको मन नहीं था देने का, एक्चुअली में उनको एम्प्लॉय चाहिए थे। क्या चाहिए थे? एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो एम्प्लॉय को अपना काम करवाने के लिए उनको एजुकेशन देना ही पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर को समझेगा। तो अब उसने क्या जोड़ दिया अंग्रेजों ने कि हम जो है परोपकार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं। सिविलाइज नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय तैयार कर रहे हैं ताकि आपका ही काम किया जा सके। तो ये तो बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है ना। सब अंग्रेज तो ये भी चाहते थे कि कोई भी अगर इंडिया का कोई भी एक आदमी है तो ऊंची पोस्ट पे ना है। जैसे जो पहले सिविल सर्वेंट्स के पेपर जो देने होते थे वो सिर्फ अंग्रेजी दे सकते थे। बाद में उसके बाद उन्होंने अलाउ किया कि कुछ मतलब इंडियंस देंगे, लेकिन वो भी जाके इंग्लैंड में दे के आएंगे, तो वो सिविल सर्वेंट्स पे मतलब ऊंचे पदों पे रखा जाएगा। लेकिन बाद में जो रविंद्रनाथ के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो पहले मतलब इंडिया के मतलब आईएएस ऑफिसर बने थे, मतलब सिविल सर्वेंट में उनको अच्छी रैंक दी गई थी। वो तो चाहते ही नहीं थे कि इंडियन को मिले, बस वो इतना चाहते थे इंडियन को इतनी नॉलेज मिले, इतना पढ़ाया जाए वो, बस ना ही हमारा काम थोड़े से कर सके, वो ऊंचे रैंक पे ना जाए। तो इससे यही पता चलता है कि वो उनका जो परोपकार वाला जो बात है या सभ्य वाली बात है वो नहीं होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानवीय स्वभाव। आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, एक्चुअली में कोई भी दुनिया का आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि टोटल परोपकार करेगा। बहुत कम लोग होते हैं, उस परोपकार के अंदर भी अंदर चीज़ें छुपी होती हैं, समझ रहे? जैसे कि इनका इंपीरियलिज्म क्या है, छुपा हुआ, उसको नहीं बोलेगा। ऐसे ही तुम आप देखना, कभी भी जो ज़्यादा परोपकार करने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि परोपकार कर रहा है, लेकिन उनका अंदर का इंपीरियलिज्म छुपा होता है। समझ गए मेरी बात को? कोई अंदर हाइडेड होता है जिसको वो डिस्प्ले नहीं करता है। ये मानव स्वभाव के अंदर ही आता है लगभग। तो अंग्रेजों ने
तो इन्हीं टेंडेंसी की वजह से क्या हुआ कि भारतीय लोग इस बात को समझ गए कि ये कहीं ना कहीं हमें इनसे आज़ादी चाहिए, और अंग्रेज़ों को भी लग गया कि इनको आज़ादी देना पड़ेगा। भाई ये लोग ज़्यादातर यूनाइट हो रहे हैं। उसमें अम्बेडकर ने भी अपनी बातें कह दिया था, समझ गए, और पूर्ण स्वराज्य की जो है घोषणा भी गांधी जी ने कर दिया, भारतीय लोगों ने कर दिया। तो यानी कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज वाला, ये क्या है कि वो अपना खुद की सरकार बनाना चाहते हैं, साथ साथ में ग्रामीण को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। उनका स्वराज के अंदर ये है कि आप ग्रामीण को मजबूत बनाएंगे। और अंबेडकर के स्वराज का मतलब, अंबेडकर का स्वराज एक अलग है। उन्होंने तो इस पर कुछ बात बोली नहीं, इंडिपेंडेंस चाहते थे, स्वराज नहीं बोला उन्होंने। वही इंडिपेंडेंस जरूर चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे कि अंग्रेजों से हमको मुक्ति मिले। सर अम्बेडकर तो ज़्यादातर जो थे वो मतलब एक तो इंडिपेंडेंस और वो इक्वालिटी पे जो थे वो ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि अपनी जो मतलब अपनी जो कंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। तो ये था तो जिससे डिसयूनिटी हो सकती थी, तो जब तक डिसयूनिटी होगी तब तक इंडिपेंडेंस कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए वो इक्वालिटी पे जो था वो इम्फसाइज करते थे कि सबको एक इंक्लूसिव इंडिया का उनका ड्रीम था। हाँ, तो अंबेडकर क्यों थोड़ा सा अलग रहते थे? गांधी जी के विचारों से अंबेडकर के विचार काफ़ी अलग दिखाई देंगे आपको। क्यों दिखाई देते हैं ये? क्यों अंबेडकर, हाँ बोलिए। इसका एक रीजन ये भी था कि जो अम्बेडकर थे वो खुद दलित थे, हाँ तो वो इसलिए चाहते थे कि जो हमने फेस किया है वो और लोग फेस ना करें। हाँ तो गांधी जी वो पहले से उच्च वर्ग से आते थे, उन्होंने कभी भी छुआछूत और असमानता नहीं देखी थी। हाँ हाँ अम्बेडकर ने हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात एक। हाँ जाति से थे, तो कभी अपने साथ वो भेदभाव असमानता नहीं देखी, हाँ हाँ है ना। तो वो उन्होंने उस चीज को नहीं फील किया। उन लोगों को जब वो बड़े हुए, जब समाज के भीतर गए, तब उन्होंने देखा कि हाँ भाई जो छोटे जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पर अम्बेडकर जी पहले बचपन से छोटी जाति को उन्होंने पैदा लिया था, तो उनका जो था उन्होंने भेदभाव के साथ देखा, तो इसीलिए उन दोनों सोच में डिफरेंस था। ये डिफरेंस है। और आज सबसे ज़्यादा अंबेडकर के विचारों को दुनिया के लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कारण क्या है? क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी या फ्रेटर्निटी जिनकी ज़रूरत सारी दुनिया को ज़रूरत है, और अंबेडकर उसके हाईली समर्थक हैं। आज महिलाओं की लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, हर वर्ग को वही चाहिए, सबको सेम चाहिए। ऐसा कौन सा वर्ग है जो इन तीनों चीज़ों को नहीं मांगता है? सारी दुनिया का, संसार का हर, मिले या ना मिले, लेकिन उसके लिए फाइट लगातार कर रहा है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, तब जाकर के ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आई है ना। उससे पहले ये चीज़ों के बारे में सोचना भी मुश्किल होता था, इक्वालिटी की बातें सोचना ही भी मुश्किल हुआ करता था। तो उस दौर से लोग गुजरा है, और अंबेडकर इस बात को उन्होंने पूरा काले गोरों का जो जीवन है ना उसको ऑब्जर्व किया, उस पर स्टडी किया। उन्होंने सोशल साइंस पर ज़्यादा फोकस किया है, मानव स्वभाव कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है, इनको कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, और कैसे लोगों का जीवन जो है बर्बाद कर दिया जाता है एक सिस्टम के थ्रू। साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग को भी वो हाईलाइट करते हैं कि धर्म के नाम पर भी लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रैप कर दिया जाता है। भाग्य, और उन्होंने एक बात बहुत भयंकर बड़ी बात बोली, आप पढ़ेंगे आप उसको तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। भाग्यवाद जिसको बोलते हैं ना, ये भाग्यवाद कमज़ोर लोगों को सदियों तक ख़त्म करने का एक रास्ता होता है। भाग्यवाद नहीं जानते हो? हाँ, भाग्य मतलब होता है मतलब जैसे, हाँ फॉर्चुनेट, समझ गए? हाँ, भाग्य में विश्वास करना, फॉर्चुनेट, है ना, क्लियर? तो जो इंसान फॉर्चुनेट में विश्वास करता है कि तुम्हारे भाग्य में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य जो है ठीक नहीं है, भाग्य अच्छा होता तो तुम पैसे वाले होते, तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तुम अलग अन्य दूसरी जाति में जन्म लेते, मतलब जो भी मिल रहा है तुम्हें भाग्य के हिसाब से मिल रहा है। और उसमें आत्मा और का कॉन्सेप्ट है ना, उसके बहुत खिलाफ थे डॉक्टर अम्बेडकर। क्यों खिलाफ थे? आत्मा के कॉन्सेप्ट के इतना खिलाफ थे वो। स्वर्ग और नरक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर कि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हजारों सालों तक आदमी को पता भी ना चलेगा, और हजारों सालों तक शोषण किया जा सकता है। समझ गए? जैसे अभी हमने एक लाइन डिस्कस किया कि अंग्रेज क्या कह रहे थे कि हम आपका
कल्याण करने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? लेकिन अंदर क्या छुपा हुआ है? शोषण, पैसा, एक्सप्लॉइटेशन, जिसको वो बता नहीं रहे हैं। कभी बोलेंगे नहीं वो क्या? अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होती। देख लो, हाँ बिल्कुल होती। सोने की चिड़िया तो पहले भी थी, लेकिन अंबेडकर ने ये भी बोला है सोने की चिड़िया तो थी, किनके लिए थी? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, महिलाओं के लिए नरक था, शूद्रों के लिए नरक था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ वर्गों के लिए सोने की चिड़िया था, लेकिन कुछ वर्गों के लिए एक नरक से ज़्यादा कुछ नहीं था वो। समझ में आया मेरी बात को? तो ऐसे स्वर्ग उनके लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग है, लेकिन दूसरों के लिए तो नरक है ना वो। समझ गए बात को? तो इस बात से अंबेडकर को भी मालूम था। तो अंबेडकर क्या करना चाहते थे कि ये विचार को क्या किया जाए, लोगों में डाला जाए, ताकि वो सदियों की गुलामी से मुक्ति पा सके। और साइकोलॉजी में जो फंस जाएगा एक बार, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। साइकोलॉजी क्या होती है? लोग परमाणु क्या बोलते हैं, बम ब्लास्ट कर देता है, करता है नहीं करता? लोग आतंकवादी जो है ब्रेन वॉश टाइप का होता है ना, वो उस टाइप का होता है। लेकिन ये जो धार्मिक होता है ना, ये भी आपको इतना डेमोरलाइज कर देगा, क्योंकि आपको भाग्यवाद में डाल देगा, या जिसके अंदर बैठ गया कि मेरी जो जीवन है इसलिए क्योंकि मेरा अच्छे जन्म में, अच्छे परिवार में मेरा जो है जन्म हुआ नहीं है। अगर अच्छे जन्म में, अच्छे परिवार में जन्म होता तो मेरा भी जीवन अच्छा होता। सर बाय बर्थ जो था वो तो मिस इंटरप्रिटेशन में बनाया गया है ना। एक टाइम पे ऐसा भी था जब एक घर में 4 वर्ण के लोग भी रहते थे, तब तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो लेटर वैदिक पीरियड में आया। उससे पहले तो ये था कि जब वर्णा सिस्टम 10 ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। वर्णा सिस्टम बिल्कुल एंड में देखने को मिलता है। तो उस टाइम में भी ये था कि जो एक मतलब एक परिवार है तो उसमें 4 अलग-अलग वर्ण के लोग भी रह रहे हैं। जैसे एक परिवार में बेटा क्षत्रिय है, बाप ब्राह्मण है, तो उस टाइम में वो बाय बर्थ नहीं था, बाय ऑक्यूपेशन था। बाय बर्थ तो बाद में आया, फिर बाद में उसे डेस्टिनी बना दिया। हाँ वो बना दिया जैसे। अब लेकिन बात यहाँ पर अंबेडकर की बात कर रहा है। अंबेडकर ने इन सारे के सिस्टम के खिलाफ क्यों गए? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सदियों से क्या है, साइकोलॉजिकली ट्रैपिंग है, जिसमें आत्मा परमात्मा की कॉन्सेप्ट इनके लिए बर्बादी का कारण है। समझ गया मेरी बात को? क्योंकि उस जाल से निकालना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। जब इनका दिमाग लॉजिकल खुलेगा तब ये सिस्टम को समझ पाएंगे, इनके खिलाफ विद्रोह कर पाएंगे, या इनके खिलाफ लड़ पाएंगे, इनसे आंदोलन कर पाएंगे, अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। वरना इस साइकोलॉजी में ट्रैप रहेंगे तो अपनी डिमांड भी नहीं कर पाएंगे। वो तो छोड़िए, लड़ना तो दूर की बात है, एक इच्छा जाहिर करना होता है ना किसी को, इच्छा जाहिर भी नहीं कर पाएगा। तो अंबेडकर के विचारों, गांधी जी के विचारों में विभिन्नता है। समझ में आ रहा है? तो अंबेडकर जो है इक्वालिटी, लिबर्टी और साइंटिफिक आइडियाज़ का समर्थक ज़्यादा है। गांधी जी नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी जी को हो सकता है उनको फील नहीं कर पा रहे होंगे, उनको लगता है कि ये, लेकिन गांधी अंबेडकर हाँ वो बीतता है वही जानता है, वही महसूस करता है। तो उनको ऐसा लगता होगा कि हृदय परिवर्तन के द्वारा सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अंबेडकर को लगता था कि हृदय परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसमें आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो वो क्या करते थे, लिबर्टी इक्वलिटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में चाहते थे और उसके वो स्ट्रॉन्ग समर्थक थे। वैसे नहीं मानते थे कि भाई आपके विश्वास नहीं करेंगे, वो जब तक रिटर्न में नहीं आएगा। और फिर उसके साथ साथ में ये भी कहते थे अंबेडकर कि आपका हृदय भी एक नैतिक होना चाहिए। कानून, इसलिए उन्होंने एक बात भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग सही नहीं हैं तो संविधान सब बेकार है। और अगर संविधान को चलाने वाले लोगों का नियत अच्छा है, नैतिक है, मॉरल है, इनके हृदय में क्या है, साफ स्वतंत्रता, मतलब शुद्धता है, तो वो लोग कानून थोड़ा गलत भी होगा तो उसको इंटरप्रिटेशन दे करके उसको इस सही फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि सारा गेम होता है हृदय से। जैसे गांधी जी भी यही कहते हैं, गांधी जी यही तो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन करिए, लेकिन हृदय परिवर्तन होगा कहाँ से? हृदय परिवर्तन होता है आपकी बुकों के माध्यम से, आपकी फिलॉसफी जो सदियों से चल रही है, किताबें जिनको आप पढ़ते हैं, है ना। और इसलिए अंबेडकर ने बोला भी था कि आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड बुक। आपकी जनता क्या होगी, हजारों किताबों को पढ़ेगी तो 1000 प्रकार में बढ़ जाएगी, होना चाहिए ना।
हमारे तो यहाँ कोई वेद पढ़ता है तो कोई जो है पुराण पढ़ता है ना, उसमें से कोई रामायण में विश्वास करता है, कोई महाभारत को विश्वास करता है, समझ रहे हैं आप। तो एक स्टैंडर्ड बुक होगी तो सोसाइटी उसको फॉलो करते हुए एक स्टैंडर्ड लेवल में जाएगी। जैसे कुरान है, उसका एक अपना स्टैंडर्ड है ना, तो उसी के हिसाब से वहाँ की सोसाइटी डिजाइन होती है। तो अम्बेडकर यही चाहते थे कि आप जो है सब लोग मिल करके एक स्टैंडर्ड बुक हिंदू समाज के लिए बना लेते हैं, और उसमें हिंदू समाज हमारा भी रहेगा, हमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब बात नहीं मानी गई, नहीं माना उन्होंने, तो अम्बेडकर को लगा कि ये लोग एक्चुअली एडिट करना नहीं चाहते इसको, और इस तरीके से आप सैकड़ों किताबें पढ़ेंगे अलग अलग, तो माइंड अलग अलग कैटेगरी में बटेगा। जनता का जो है माइंड क्या बटेगा, कोई वेदों को मानेगा, कोई पुराणों को मानेगा, कोई उपनिषद को मानेगा, तो इनके हिसाब से अपने माइंड डिजाइन होते रहेंगे, तो आपस में बटे रहेंगे ये लोग। कुछ बिलीफ सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा कि कौन कोई मनुस्मृति को मानेगा, है कि नहीं। अब जो आदमी फॉलोअर मनुस्मृति का है तो वो मनुस्मृति के हिसाब से ट्रीटमेंट भी वैसे ही करेगा, रिएक्ट भी वैसे ही करेगा, वो दोस्तों के साथ भी रिएक्ट करेगा, फैमिली समाज में भी वो उसका माइंड वैसा ही ट्रीट करेगा, समझ गए। तो इस बात को जब उनको नहीं लगा तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी के क्या विचार थे इस पर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कौन बताएगा, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। रानी कुछ आइडिया है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर गांधी जी का क्या विचार है, इसके बारे में गांधी जी क्या सोचते हैं? है आइडिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। गांधी जी एक्चुअली में पॉलिटिक्स को अलग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को सेपरेट करना मतलब एक मशीन की तरह काम करेगा। पॉलिटिक्स जैसे जो आप उसको देखेंगे चाणक्य को, तो चाणक्य क्या पॉलिटिक्स को थोड़ा सेपरेट करता है ना, करता ही नहीं करता, रिलीजन से थोड़ा दूर रखता है। मैकियावेली को आप पढ़ेंगे तो रिलीजन को थोड़ा अलग रखता है, यूज कर लेता है उसका रिलीजन का। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि भाई रिलीजन को आप जो है रिलीजन से पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स से इंसान चलेगा तो उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स कभी हृदय परिवर्तन नहीं करती है, ये बात मानते हो? पॉलिटिक्स से हृदय परिवर्तन कर सकती है? नहीं कर सकती। हृदय परिवर्तन होगा धर्म से। तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को धर्म से सेपरेट करना नहीं चाहते गांधी जी। समझ में आया कुछ? और अंबेडकर वो पॉलिटिक्स अलग, धर्म अलग, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं। कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, नेहरू जी भी नहीं करते थे, नेहरू भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, मतलब वैसे रिलीजन हिंदू भी थे वो, लेकिन दोनों को सेपरेट करके रखते थे। लेकिन गांधी जी का थोड़ा अलग है। हाँ पूछो, क्वेश्चन करिए, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर राइटिस्ट पार्टी का आपको नहीं लगता कि राइटिस्ट पार्टी नहीं होनी चाहिए, ये यूनिटी के लिए थ्रेट बन सकता है कभी? बन रहा है तो लोग बन रहे हैं ना, उसका लोग बिल्कुल क्या विरोध तो कर रहे हैं ना, वो बात अलग है। राइटिस्ट लोग आ गए हैं पावर में, मान लो जैसे पॉलिटिकली हम नहीं बोलेंगे किसी को, तो लोग उसका विरोध भी तो कर रहे हैं ना। एक्चुअली में क्या है, हमारे इंडिया का जब जो लोगों का डिज़ाइन था, एक्चुअली में भारत में
कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती है, ये बात मानना पड़ेगा। हम लोग डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग भारत में रहते हैं, समझ रहे? इसलिए सेकुलरिज्म की ज़रूरत है। सेकुलरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सर ताकि हम अपनी यूनिटी को मेंटेन कर सके। अगर हम सेक्युलरिज्म यानी कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, कि हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन है, पाकिस्तान लेके इस्लामिक, वो तो इस्लामिक है, सबको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन कोई भारत को नहीं कह सकता कि हिंदू कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है। कह सकता है? पूरे वर्ल्ड में हमारी ये पहचान नहीं है। लेकिन आजकल तो डिबेट ये भी उठने लगी है कि है ना, जैसे जब से बीजेपी आई है, हाँ, हाँ। डिबेट उठने लगी है कि सेक्युलरिज्म हटा देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र, मतलब जो लोग हिंदू कम्युनिटी के हाँ, वो तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें क्या है, वो एम्पथाइज नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। लेकिन ये डिबेट चल रही है, लोग अपना देखो, देखो पार्टी को अगर देखे जाए तो पार्टी तो एक अपना काम करेगी ना, वो तो एजेंडा होता है। जैसे राम मंदिर है, मान लो, हो सकता है लोगों के लिए रिलीजन हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या हो सकता है, वो उसको वोट बैंक खींचना होता है, समझ रहे हैं मेरे? तो इसको हम एक अलग एंगल में लेंगे तो वो उसका एक एंगल है, हो सकता है वोट बैंक के लिए ऐसा कि बोल रहा होगा, लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा होगा। इसका कुछ पॉलिटिशियन का कुछ मालूम नहीं होता है, आम जनता को इधर से उधर घुमाते रहते हैं वो लोग। तो आम जनता का अपना दिमाग सेंटर में रहना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी कभी भी कोई स्टेटमेंट देगा फिर बदल जाएगा, है ना? तो एक्चुअली भारत के अंदर क्या चाहिए हमको? भारत में डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। राइटिस्ट लोग लगातार हिंदू सोसाइटी बनाने में लगे हुए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो स्ट्रक्चर ही के पार्ट है, और स्ट्रक्चर अगर तुम बना भी दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीने लायक देश नहीं बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर नॉर्थ इंडिया अलग, बिल्कुल बट जाएगा, तुरंत टुकड़े हो जाएंगे इसके। जैसे ही आप उस एंगल में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपस में झगड़े इतने हो जाएंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जैन है, यहाँ बौद्ध है, यहाँ मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे लोग भरा पड़ा है, सब आपस में सामंजस्य। आप सिखों को लाओगे, आप जैसे ही आप हिंदू में डालोगे, सिख जो है आपसे लड़ जाएगा, क्रिश्चियन से लड़ जाएगा, मुसलमान लड़ जाएगा, और ये जा कर के आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। नॉर्मली अपन इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम? तो अपनी अपनी राय रखेगा ना आदमी, लेकिन जो पॉलिटिकल जो बातें करते हैं टीवी में, वो टीवी की बातें अलग होती हैं। क्लास में पढ़ाना, ये नॉर्मल इंटेलेक्चुअल जो बातें करना, ये थोड़ा अलग होती हैं। पॉलिटिक्स में एक अलग बातें होती हैं। दोनों में आप डिबेट को देखना, कभी भी नोटिस करना। बट कॉन्स्टिट्यूशन में सर ये सेक्युलरिज्म का तो मतलब ये है ना कि कोई गवर्नमेंट जो है वो उसको एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। बट आज के टाइम में ये चीज़ हो रही है और लोगों का ये माइंडसेट बन गया, मतलब कि बीच के इन्फ्लुएंस में जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि हाँ भाई सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि सेक्युलर तो क्या कहते हैं 42nd अमेंडमेंट में आया था तो ये हो जाएगा, मतलब लेकिन सेक्युलरिज्म जो था वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में था ना, आर्टिकल 14 उठा लो, 15 उठा लो, टर्म एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थी, लेकिन वो बाद में ऐड हुई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में पहले से ही था। और आप इंडिया का कल्चर देख लो, बुद्धिज्म, जैनिज्म सारे इंडिया से ही वो हुए हैं। सेक्युलरिज्म तो उसके रूट्स में है, रूट्स है, हटा सकते हो, नहीं हटा ही नहीं सकते। हटाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये क्या हो रहा है, जितने भी जो डिबेट करते हैं ना टीवी पर, या जो लोग बोलते हैं, ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है वो, समझ रहे हैं? वो पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन यही बात कोई सरकारी संवैधानिक अधिकार पर बैठा हुआ आदमी नहीं बोल पाएगा। समझ पा रहे हैं? क्यों क्लोज नहीं? अभी क्या है,